विनेश के लास्ट टाइम मेरा और विनेश का काफ़ी ज़्यादा क्लोज बाउट हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि विनेश 53 का वेट छोड़ के 50 में आएगी। बाद में फेडरेशन ने कहा भी कि आप कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन कोई भी करे, ट्रायल्स तो आपको एक मौका दिया जाएगा। और पर लास्ट में वो मौका भी नहीं दिया गया। सडन जो हुआ कि ट्रायल्स नहीं होगी, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था हमारे लिए, बिल्कुल एक ट्रोमा की तरह था। पॉइंट्स लेना या जो भी करना है, वो पॉइंट्स तो थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। हमने वीडियोस भी ऊपर भेजी थी। देश मेडल आना जरूरी था, चाहे कोई भी लेके आए। हमारे साथ कभी ऐसी मतलब चीजें हुई नहीं, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। हरियाणा लॉबी क्या आपको वाकई लगता है कि काम करती है, और क्या एक वो वजह भी रही कि आपका वो जो सपना था पेरिस ओलंपिक, वो शायद दरकिनार हो गया? डेफिनेटली है। अभी फिलहाल हमारे एमपी में स्पोर्ट्स को लेकर कोई ना तो वैकेंसीज है, ना जॉब्स है। पेरिस ओलंपिक चर्चा में है, खासतौर पे कुश्ती के लिहाज से। विनेश फोगाट जो कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत की तरफ से कुश्ती लड़ रही थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गई और एक गोल्ड देश में आते आते रह गया, जिसकी उम्मीद हम सभी कर रहे थे। 50 केजी कैटेगरी में मध्य प्रदेश की माटी से आने वाली शिवानी पवार, मध्य प्रदेश की बेटी, ने भी ओलंपिक की तैयारी की थी। हालांकि वो ओलंपिक में नहीं पहुंच पाई। आज एमपी तक पे वो हमारे साथ जुड़ी हैं और इस पूरे मुद्दे पर हम उनसे खुलकर बातचीत करेंगे कि आखिर तब क्या हुआ था और अब जो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि शिवानी जो हैं वो फुटबॉल से कुश्ती में आई हैं और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। थैंक यू जी। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती को लेकर जो पूरा विवाद अभी पनपा है, 100 ग्राम ओवरवेट होने के चलते भारत को एक गोल्ड नहीं मिल पाया, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और एक तबका है जो कॉन्स्पिरेसी का भी आरोप लगाता हुआ दिख रहा है। आप इस पर, आपका रिएक्शन क्या है, इस पर आप क्या कहेंगी? मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरिस ओलंपिक में जो 50 किलो की परफॉर्मेंस रही है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। विनेश ने एक वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन को हराया, अपना वेट नीचे ड्रॉप करके इतने नीचे, मतलब 53 से 50 किलो में आकर लड़ना खुद में ही एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वजन, हमारे रेसलिंग में वजन कम करना इस कुश्ती लड़ने से ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ास करके ऐसे लोगों का वज़न जो आकर लास्ट रेंज में 100-200 ग्राम रुक जाता है, ये बहुत मतलब नर्क से भी बदतर टाइम हो जाता है ये। तो 100 ग्राम वज़न बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट 50 ग्राम वज़न भी मायने रखता है। अगर आपका 50 ग्राम वज़न है तो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। और विनेश के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम सब उसके सपोर्ट में हैं। उसने जो परफॉर्मेंस दी है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा अप हुआ है। क्योंकि विनेश के लास्ट टाइम मेरा और विनेश का काफ़ी ज़्यादा क्लोज बाउट हुआ है, और उसका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो हमारा लेवल बहुत अप है। ओलंपिक जैसे लेवल गेम में जाकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना और दिखा देना कि भारत अभी बराबरी में आने के लिए तैयार है, बिल्कुल। और बिल्कुल इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं कि उसने मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये दुख की बात है बहुत कि वजन नहीं आ पाया। विनेश बहुत एक्सपीरियंस एथलीट है और उनके पास बहुत सी उपलब्धियां हैं। वो खुद भी एक मतलब कह सकते हैं कि उनका 16 का उनका एक ड्रीम है ओलंपिक का। एक ओलंपिक का ही मेडल ऐसा है जो उनके पास नहीं है फिलहाल कंडीशन में। और हो सकता है कि शाम तक उन्हें वो भी मिल जाए। मैं गॉड से प्रेयर करूंगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी ओलंपिक का मेडल दिया जाए, क्योंकि वो इस चीज़ की हकदार हैं। जी बिल्कुल। जब ट्रायल्स हो रहे थे, क्योंकि आपका सपना भी था ओलंपिक में जाना, 50 किलो कैटेगरी में आप खेलती हैं, ट्रायल्स के वक्त को लेकर काफ़ी चर्चा जो है रही, जैसा कि आपने बताया कि आपका उनसे बहुत क्लोज बाउट हुआ था। मैं थोड़ा जब पढ़ रही थी तब जो अंतर्राष्ट्रीय रूल्स हैं कुश्ती के, रेसलिंग के, उसका आर्टिकल 7 ये कहता है कि ट्रायल्स में जो जिस वेट कैटेगरी का होता है उसी में ट्रायल होता है। विनेश ने 2 कैटेगरीज में ट्रायल दिया था, 53 किलो में, 50 किलो में। 50 किलो में आप भी लड़ रही थी, उस वक्त क्या हुआ था? मैम, दरअसल ये है कि
जब हम मतलब अब देश की बात है यहाँ पर ओलंपिक में मैं जाऊँ, मेडल इन द सेंस कोई भी लेके आए मेडल, विनेश लाए, शिवानी लाए, कोई भी लाए, रेसलिंग का मेडल है वो देश का मेडल है, वो सबके लिए ही वो है। अब ठीक है, मेरा भी सपना था जाने का एंड मैं 3 साल से उसकी तैयारी कर रही हूँ और काफ़ी टाइम, बहुत लंबा अरसा मैंने उस चीज़ का इंतज़ार किया, बहुत मतलब एक तप ही किया था टोटली मिला के। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि विनेश 53 का वेट छोड़ के 50 में आएगी। और दरअसल वहाँ पर भी रूल थोड़े ब्रेक हुए थे, आईओसी के, सब आईओसी के हाथ में था उस टाइम, फेडरेशन इंक्लूडेड नहीं थी वहाँ पर। तो इस चीज़ का काफ़ी विवाद हुआ, हमने भी मतलब फेडरेशन में और यूडब्ल्यूडब्ल्यू में हमने भी इस चीज़ को मतलब मुद्दा उठाया था और उस टाइम सब नहीं देखा गया, नहीं उस चीज़ का किया गया। बाद में फेडरेशन ने कहा भी कि आप कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन कोई भी करे, ट्रायल्स तो आपको एक मौका दिया जाएगा। और पर लास्ट में वो मौका भी नहीं दिया गया। हमारा सपना तो खैर हुआ ही है, लेकिन फिर भी देश के लिए मेडल आया, इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि देश मेडल आना जरूरी था, चाहे कोई भी लेके आए, विनेश, शिवानी, कोई भी लेके आए, मेडल आना जरूरी था। और मैं बहुत खुश हूँ कि रेसलिंग के लिए मेरे वेट कैटेगरी से सिल्वर मेडल आ रहा है, तो सो हैप्पी। जी बिल्कुल। आप आगे भी अभी तैयारी कर रही हैं? यस, मैं जरूर, मैं 2028 ओलंपिक के लिए, लास वेगास के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से विनेश की परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से हम 28 में डेफिनेटली गोल्ड ला सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके में कई बयान जो है मैं पढ़ रही थी जिसमें आपने कहा है कि आप ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएंगी, गोल्ड हमेशा से आपका सपना रहा, अभी भी आप वही बात कह रही हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो। लेकिन क्योंकि हम पिछले बात कर रहे हैं तो मैं एज अ रेसलर और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपसे समझना चाहूँगी कि वो जो सपना था पेरिस ओलंपिक का, जब वो आप बहुत क्लोज बाउट के बावजूद भी जब आप नहीं पहुंच पाई या आपको मौका नहीं मिल पाया, उस वक्त एज अ स्पोर्ट्स पर्सन शिवानी ने क्या महसूस करा, उनके दिल दिमाग में क्या चला जब वो ओलंपिक का जो वो इतने लंबे अरसे से सपना देख रही थी वो वहाँ पर नहीं जा पाई? मैम वो तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब जब तक ये था कि हम बहुत ज़्यादा ट्रायल होने के बाद भी 3 महीने के बाद, मतलब ट्रायल्स होने के बाद में एशिया चैम्पियनशिप में गई, मैंने अपनी जो गलतियां थी उनको सुधारा, मैंने वर्ल्ड की जो 2 बार की मेडलिस्ट है उस रेसलर को हराया, उस और देश के लिए अपना ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। उसके बाद मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि डेफिनेटली ट्रायल होगी तो मैं अपना 100% बेस्ट दूंगी, जो लास्ट टाइम मुझसे मिस्टेक्स हुई है या जो भी चीज़ हुआ था वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन सडन जो हुआ कि ट्रायल्स नहीं होगी, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था हमारे लिए, बिल्कुल एक ट्रोमा की तरह था। पर अब जो चीज़ हो चुकी है, सिस्टम और लोगों के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते। जब सब चीज़ मतलब ऑर्डर आ चुके थे ऊपर से कि ट्रायल्स नहीं होगी क्योंकि कम टाइम बचा है या जो भी एक्सक्यूज था वो था। अब ये बहुत मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अब क्या करें, अब इतनी लंबी रेसलिंग नहीं हो सकती, छोड़ना ना पड़े। पर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो बस क्योंकि ये सपना भी मेरे हस्बैंड का बहुत लंबे समय से है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, 28 के लिए तैयारी करते हैं। जी। ये भी सुनने में आया कि उस वक्त जो है 3-4 घंटे काफ़ी विवाद रहा, 5 पॉइंट्स को लेके काफ़ी चर्चा होती है कि जो बाउट्स की जो आप बात कर रही हैं उसमें 5 पॉइंट्स पहले आपके फेवर में थे, फिर वो अचानक से बदल गए। जब वो सब कुछ घटनाक्रम चल रहा था तो उस वक्त शिवानी के जहन में क्या क्या था? मैम उस वक्त तो मेरे जहन में कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो बस मेरे को 6 मिनट थे जो लड़ने थे वहाँ पे, अंदर बाहर बाहर के अंदर कुछ समझ नहीं आता है जब हम बाउट लड़ते हैं तो किसका स्कोरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ रेफरीज के हाथ में होता है, जजेस के हाथ में होता है। हमारा काम होता है काम करना, पॉइंट्स लेना या जो भी करना है। वो पॉइंट्स तो थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, हमने वीडियोस भी ऊपर भेजी थी, काफ़ी चीज़ें हुई थी, पर अब क्योंकि फैसला एक बार जो हो चुका है मैच से, अगर किसी को विनर करके भेज जाए तो वो फैसला चेंज नहीं हो सकता। तो अब जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा रहा है कि इतना स्कोरिंग से आगे चलने के बाद इतने अच्छे लेवल पे बाउट लूज़ करना या फिर जो भी पॉइंट की मिस्टेक्स हुई थी वो करना बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन अब जो चीज़ हो चुकी थी हम उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं पूरी तरीके से, और अभी हम पूरा सपोर्ट है विनेश के लिए कि उसे जल्दी से जल्दी सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि वो उस चीज़ के हकदार है और हमारा पूरा सपोर्ट है उसके लिए। जी बिल्कुल। अब
क्योंकि ये पूरा मामला आप ऊपर तक भी लेकर आई, आपने बताया, तो उस वक्त क्या आपके पास किसी का फ़ोन आया या आपके किसी से ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड आपकी बात हुई और ये आपको आश्वासन दिया गया कि चलिए इस बार भले ही आप नहीं जा पाई ओलंपिक में, लेकिन अगला जो रहेगा उसमें आपको पूरी सहायता मिलेगी? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा ऐसा कौन कहता है कि सब कुछ ओलंपिक के लिए इलेक्शन का टाइम था, तो सब उस पे लगे हुए थे। इस चीज़ पर कोई इतना ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, ना इतना ज़्यादा कोई मतलब था। हमने काफ़ी कोशिश की, हमने जाके काफ़ी ऊपर भी, मतलब हमने IOC से भी कहा कि आपका खुद का लेटर था ट्रायल्स का, तो प्लीज़ एक बार एटलीस्ट हमें एक मौका दिया जाए, बस एक मौका दिया जाए ट्रायल्स का। अगर हम पहली बार में हारते तो हम आउट हो जाएंगे, हमें 2-3 मौके भी नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। अगर एक मौका भी आप हमें दे सकते हैं तो प्लीज़ ये, लेकिन नहीं हुआ उस टाइम, अब नहीं था हमारे सपोर्ट में है। जी, लेकिन आगे के लिए आपने अपना दृढ़ निश्चय किया हुआ है और अगले ओलंपिक्स के लिए आप तैयारी कर रही हैं। अब एक और कंट्रोवर्सी इस बीच में हुई, बृजभूषण शरण सिंह जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, उनको लेकर काफ़ी आरोप लगाए गए। एक लंबा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चला, दिल्ली में ही चला। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, इस पर तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जो भी जिसके साथ जो हुआ है वो उसी को पता है, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसी मतलब चीज़ें हुई नहीं, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। और दरअसल मैं इस पूरे मामले में थी भी नहीं ना इसके टाइम पे, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन और एज अ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, तो इसके लिए हम इस चीज़ों में हम लोग का कोई इंटरफेयर था नहीं। और बाकी इस चीज़ की चर्चा जो भी हुई है तो वो सबके सामने है ही, और जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाएंगी आगे, कि सही था गलत था, जो भी था वो आगे जैसे जैसे रिजल्ट आएगा कोर्ट का या फिर और भी लोगों का, वो वही बता सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। एक शब्द, जब हम कुश्ती की बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो एक शब्द काफ़ी चर्चा में आता है, हरियाणा लॉबी का शब्द। आप मध्य प्रदेश से आती हैं, छिंदवाड़ा ज़िले से हैं, और छिंदवाड़ा के भी एक गाँव से जो मैं पढ़ रही थी, उसमें आप एक गाँव से आती हैं, और आज आप दिल्ली में अखाड़े में प्रैक्टिस कर रही हैं और अगले ओलंपिक का सपना भी जो है आपने अपने दिलों में संजोया हुआ है। हरियाणा लॉबी क्या आपको वाक़ई लगता है कि काम करती है? और क्या एक वो वजह भी रही कि आपका वो जो सपना था पेरिस ओलंपिक, वो शायद दरकिनार हो गया? डेफिनेटली है। हरियाणा एक कह सकते हैं कि इंडिया में हरियाणा ही कुश्ती का गढ़ है। और एज अ हमने तो काफ़ी लेट स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। हरियाणा में बच्चे 2-3-4 साल के होते हैं तब से ही उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। और MP से जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर एटलीस्ट स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट का भी इतना इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही कोई सेंटर है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ना ही कोचेस है, ना ही सेंटर है, ना ही इतनी फैसिलिटीज़ है जितनी हरियाणा में है। मतलब उतनी नहीं, 1% भी नहीं है। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए माइनस पॉइंट है अदर स्टेट्स के लिए, कि हमारे पास वो सपोर्ट नहीं है, वो कोचेस नहीं है, वो सेंटर नहीं है कि हम उस लेवल की तैयारी कर सकें। इसलिए हमें भी वहाँ से मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए आना पड़ा इधर। और हमें पूरी तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे स्टेट को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स के प्रति फोकस होने की ज़रूरत है। मतलब एटलीस्ट ऐसा नहीं कि आप 1-2 गेम को ही इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, वैसे भी बाकी गेम्स के ऊपर किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं MP की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने नेशनल गेम्स में गोल्ड दिया, और एक नहीं, बैक टू बैक। और नेशनल्स में, सीनियर नेशनल में 2001 के बाद 2021 में मैंने पहला गोल्ड दिया था, और उसके बाद कंटिन्यू 3 साल से मेरे गोल्ड हैं। उसके बाद जो सपोर्ट हमारी स्टेट से हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सपीरियंस की और प्रैक्टिस की कमी रही है। तो जैसे कि हम भी चाहते हैं कि हम भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस करें, एक्सपीरियंस ले, एटलीस्ट वहाँ पर हमें चीज़ों का नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज, रेसलिंग ऐसी चीज़ है जो इंडिया में तो है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में स्किल्स पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। वो स्किल्स की हमारे पास कमी है, तो वो हमारी कमी हमें 28 के लिए निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार थोड़ा सपोर्ट करे, एटलीस्ट मुझे नहीं, हर उस खिलाड़ी को सपोर्ट करे जिसका सपना है ओलंपिक में जाने का, गोल्ड जीतने का। जी, बिल्कुल। तो
यानी कि क्या हम इसको ऐसे समझे कि हरियाणा लॉबी कहीं ना कहीं बाकी राज्यों पर हावी पड़ती है, बहुत। बाकी राज्यों के प्लेयर्स के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है मैम। जी। क्योंकि हरियाणा एक कह सकते हैं कि सिर्फ एक रेसलिंग है, ये ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सभी स्पोर्ट्स है जो है। आप मान लीजिए अभी हरियाणा में पहले रेसलिंग था, अभी आप देख लीजिए जैवलर्स भी हरियाणा से कितने आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा हैं जो भी जैवलर्स हरियाणा से हैं, मनु भाकर हैं वो भी हरियाणा की हैं। तो सिर्फ रेसलिंग के लिए ही नहीं, हरियाणा ऑल स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करता है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनके लिए उतनी फैसिलिटी है और सब कुछ है। जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा और पीछे चलते हैं क्योंकि आप फुटबॉल बैकग्राउंड से हैं और मेरे हिसाब से 13 साल की उम्र तक आपने फुटबॉल खेला है। जी मैंने 2 साल फुटबॉल किया है। हाँ। अपने स्कूल के टाइम पे समर वेकेशंस में मैंने स्टार्ट किया था। तो फुटबॉल काफ़ी मैंने मतलब मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन भी हुआ था फुटबॉल में, एथलेटिक्स में। बट सर मुझे थोड़ी, क्योंकि फुटबॉल थोड़ा एक टीम इवेंट है। जी बिल्कुल। एक खिलाड़ी के अच्छे होने से या एक खिलाड़ी के मेहनत करने से हम पूरी टीम को नहीं जिता सकते। बाकी टीम हमारी बहुत कमज़ोर थी और मतलब इतना किसी का इतना, क्योंकि आप जानते हैं एमपी जैसा स्टेट जहाँ पे स्पोर्ट्स को अभी इतना मतलब ऐसे स्पोर्ट्स के लिए इतना जागरूकता नहीं है और खासकर गांव में तो और भी नहीं है। तो नहीं था इतना फाइनेंस, मतलब इतना सपोर्टिव नहीं था और भी लोग बस आते थे, मतलब समर वेकेशन चलते थे, छुट्टियां चलती थी जब जब खेलते थे। तो इसलिए मुझे मतलब मेरे जो वहाँ पे हमें प्रैक्टिस कराते थे उन्होंने गाइड किया कि इंडिविजुअल गेम सेलेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने टैलेंट सर्च में एमपी के एकेडमी में टैलेंट सर्च के लिए ट्रायल्स दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वहाँ भोपाल एकेडमी से अपना सफ़र चालू किया। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया रेसलिंग, क्योंकि छिंदवाड़ा में मतलब एमपी उमरेठ में तो कहीं मैट नहीं है और ना रेसलिंग को लेकर कोई इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो मेरा स्टार्टिंग भोपाल से ही हुआ जी। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। 3 साल मैंने भोपाल एकेडमी में मैं रही। वहाँ पर मैंने सीखी चीज़ें, सीखी सब कुछ सीखा। उसके बाद मेरी जॉब लग गई दिल्ली में। फिर तब से मैं दिल्ली हूँ। तो मैं दिल्ली हूँ और मेरे हस्बैंड भी एक एज ए रेसलर हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल रेसलर हैं। उन्होंने अपना गेम सेक्रीफाइस किया मेरे गेम के लिए कि मेरा सपना है ओलंपिक का, अब उसे तुझे पूरा करना है। जी बिल्कुल। उस वक्त जब क्योंकि देखिए ओलंपिक, आपकी आंखों में ओलंपिक के नाम पे चमक जो है वो दिख जा रही है और फैमिली बहुत इन्वॉल्व रहती है और लड़कियों को खास तौर पे, और जैसा कि आपकी एक बात बिल्कुल जग जाहिर है कि मध्य प्रदेश से रेसलर्स का निकलना बहुत अजूबे जैसी बात है मेरे लिए भी। तो जब पेरिस ओलंपिक आप नहीं जा पा रहे, क्योंकि सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का, आपके हस्बैंड का भी रहा, जैसा कि आपने बताया, जब उन्हें ये पता चला कि आप नहीं जा पाएंगी तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका तो था थोड़ा सा, उनको भी बहुत अपसेटनेस हुई कि यार हमने बहुत, क्योंकि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, हमने हर चीज़ सेक्रीफाइस किया, घर नहीं गए 2 साल से। काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग भरी लाइफ थी हमारी, लेकिन अब जो चीज़ नहीं हो सकती उसके लिए उन्होंने भी एक टाइम सोचा कि अब क्या करें आगे, कोई कुछ चीज़ें हैं नहीं। फिर काफ़ी 1-2 दिन के बाद कहा कि नहीं हम कम बैक करेंगे, तो 28 के लिए तैयारी करेंगे। मेरी फैमिली का ऐसा है कि मेरे मतलब मॉम डैड तो मेरे मतलब मम्मी पापा मेरे ज़्यादा रेसलिंग को इतना जानते नहीं हैं। मतलब उन्हें पता है कि मैं रेसलिंग करती हूँ, कुछ चीज़ें उन्हें पता है, लेकिन इतना हार्ड वर्क उन्होंने मुझे कभी प्रैक्टिस करते हुए लड़ते हुए देखा नहीं है। तो उनका तो बस ये था कि उनको दुख था कि हमारी बेटी जा सकती थी, इतना हार्ड वर्क किया वो नहीं गई, उन्हें इस चीज़ का दुख है। लेकिन अब मेरे हस्बैंड का ये है कि अब वो चाहते हैं कि मैं 28 के लिए तैयारी करूँ और वो उस चीज़ के लिए भी मुझे पूरे मतलब जो मिस्टेक्स हैं, जो गलती है, हम अपने स्किल्स पे, पावर्स पे, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं और हम आगे ट्राई करेंगे कि हम भी फॉरेन कंट्रीज में जाकर प्रैक्टिस करें। इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो मुझे, मेंटली भी सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनका और फिजिकली भी मेंटली भी। वो हर चीज़ से मुझे दूर रखते हैं, हर परेशानी से, मतलब मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देते। खाने पीने से लेकर मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं जी। तो अब हम बिल्कुल फोकस हैं 28 के ओलंपिक के लिए। उससे पहले गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जी।
अब वेट कैटेगरी को लेकर अब शिवानी क्या आप 50 किलोग्राम में ही खेलेंगी या आप कुछ सोच रही हैं और नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल मेरा 50 केजी वेट मेरा है और मैं इसी में अपना आगे कंटिन्यू करूँगी। जी, बिल्कुल। अब थोड़ी आपकी जर्नी भी जान लेते हैं क्योंकि छिंदवाड़ा के एक ग्रामीण अंचल से आप आती हैं और छिंदवाड़ा अगर चर्चा में रहता है तो चुनावों की वजह से चर्चा में रहता है। जी। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले ओलंपिक्स में छिंदवाड़ा की चर्चा कुश्ती को लेकर भी हो। तो वो पूरा सफ़र कैसा रहा? छिंदवाड़ा से दिल्ली में आज आप यहाँ पर अखाड़े में बैठी हुई हैं, ओलंपिक का सपना अपनी आँखों में संजोए हुए हैं। छिंदवाड़ा से मतलब मैम मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी जो अपना ओलंपिक का सपना या इंटर स्पोर्ट्स में आने का सपना देखता है, उसका पहला सपोर्ट होता है उसके पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी रोका नहीं कहीं जाने से, आने से, गेम खेलने से। इवन मेरी फैमिली में मेरे दादा दादी इन्होंने सब मतलब सभी लोग ने मना किया कि नहीं जाना है, ये प्लीज़ मतलब लड़कों का गेम है, लड़कियों का नहीं है, टूट जाएंगी, इंजरी हो जाएगी तो आगे प्रॉब्लम्स होंगी। काफ़ी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है उसके बाद, पर मेरा एक ही था कि मुझे कुछ अलग करना है। हाँ। अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए मुझे निकलना है और मुझे यकीन है कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन और मतलब हमारे स्टेट से स्पोर्ट्स के प्रति अलग एक चीज़ें निकलेंगी, खासकर हमारी डिस्ट्रिक्ट से निकलेंगी, हमारे स्टेट से निकलेंगी और वो चीज़ें किसी ना किसी को तो आगे निकलना ही पड़ेगा क्योंकि एक अगर हम मेरे किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से सिर्फ इलेक्शन को लेके, चुनाव को लेके अगर जिस चीज़ की होती हैं उस नज़रिए को बदलना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे यहाँ पर इलेक्शन को लेकर ही चर्चे नहीं होते हैं, गेम्स को लेकर भी हैं, स्टडीज़ को लेकर भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग उसको फोकस नहीं करते हैं। अगर इस चीज़ पे फोकस किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ हमारे एक गांव के लिए, एक ज़िले के लिए, स्टेट के लिए। तो इस चीज़ पे किसी ने पहले से मतलब उस चीज़ को फोकस नहीं किया क्योंकि ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, उसके बाद ही सब चीज़ें आती है आगे। स्ट्रगलिंग के टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे सब साथ आ जाते हैं, पर स्ट्रगलिंग के टाइम पे वो वाली बात है, स्ट्रगल के टाइम पे कोई साथ नहीं देता है जी। पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हम सब कुछ हमें ओलंपिक के लिए सपोर्ट करेंगे और बस यही जी, चीज़ है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार को लेकर आप क्या कहेंगी? जैसा कि आपने बताया कि खेल को लेके बहुत जागरूकता नहीं दिखती है। आपकी तरह और बहुत सारे बच्चे होंगे, अभी छोटे भी होंगे जो आज जब ओलंपिक्स को क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब देख लेते हैं, मेडल्स देखते हैं। तो उनके मन में भी सपना होगा अलग-अलग स्पोर्ट्स खेलने का और इस तरीके से अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन करने का। प्रदेश सरकार को आप कैसे देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें और करना चाहिए जिससे कि मध्य प्रदेश के वो तमाम लोग जो खेल में जाना चाहते हैं, उनको मदद मिल पाए? डेफिनेटली एमपी सरकार को हर ज़िले में एज अ एक सरकारी और मतलब सरकारी सेंटर्स वगैरह जैसे हरियाणा में अभी से ही 36 और 32 और 36 ओलंपिक के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे स्टेट में ऐसा कुछ है नहीं। हमारे स्टेट में आने वाले कंपटीशन एक साल पहले के कंपटीशन के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो 32 के और 36 के ओलंपिक के लिए तो जागरूक होना पड़ेगा सरकार को भी। अभी सब चीज़ें चेंज हुई हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज हुए हैं और जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं तो उन्हें खास करके अभी जो हमारे सीएम हैं मोहन यादव जी, वो हमारे रेसलिंग एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, तो एज उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर हमारे रेसलिंग में कोई इतना अप इंडिविजुअल अपने बल पे अगर कुछ कर रहा है तो अगर हम उसे सपोर्ट देते हैं तो वो और भी आगे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और मैं नहीं, अभी हमारी एमपी में रेसलिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे जा रही है। लड़कियां, खासकर लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं और भी लड़कियां हैं जो स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा एक सिर्फ रेसलिंग नहीं, मुझे लगता है कि हर गेम के लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए। उनके लिए इक्विपमेंट्स, मैट्स और उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो अवेलेबल करानी चाहिए। और जो भी नेशनल्स के चैम्पियंस हैं उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप और जैसे कि उनको प्रैक्टिस के लिए या उनके डाइट्स के लिए या उनके इंजरीज के लिए थोड़ा कुछ और
आगे आके करना चाहिए। जी, बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश सरकार से क्या आपको जब से आपने अपना खेल शुरू किया और देखिए आप जैसा कि मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि अंडर 23 में सिल्वर मेडल भी ला चुकी है। मध्य प्रदेश से आप पहली रेसलर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया है, देश में शायद तीसरी जी। हैं। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी तरीके की मदद आपको आज तक मिली है? हाँ, देखिए मैम, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार से जो नॉर्मल बेसिक स्कॉलरशिप होती हैं, हुँ, उसके अलावा कभी हमारा ज़िक्र भी नहीं है। हुँ, अभी इस कंट्रोवर्सी के चलते लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, नहीं तो हुँ, इससे पहले तो बेशक हमने कितने ही रूल मतलब कितने ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिए, कुछ कर हुँ, लिया है। कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। हुँ, ऐसे स्पोर्ट्समैन को कोई हुँ, नहीं जानता है जो इतने बड़े लेवल पे जाके मेडल लेके आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट भी नहीं है। हुँ, हुँ, सिर्फ एक आप बेसिक स्कॉलरशिप देकर आप एक खिलाड़ी को पूरा साल इतना खर्चा होता है डाइट का, और कोचिंग का और हुँ, हर चीज़ का। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कुश्ती जैसा गेम है, एक 1000-1500 की कस्टम आती है, उसी में गेम हो जाता है, लेकिन रेसलिंग बहुत महंगा गेम है। हुँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा कि यार कुछ नहीं है, एक मैक्सिस कस्टम है, हुँ, तो है इनके पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रेसलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप एक रेसलर, एक अच्छे नेशनल लेवल रेसलर की अगर आप डाइट को पूरा कैलकुलेट करें तो कम हुँ, से कम नहीं तो 40,000 पर मंथ वो खाता पीता है। तो इस चीज़ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मैं भी कहना चाहूँगी कि आगे आकर ऐसे कम से कम ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट करें हुँ, जो देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करना चाहता है। हुँ, और एटलीस्ट उन्हें जॉब्स वगैरह ऑफ़र करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे हुँ, एमपी में स्पोर्ट्स को लेकर कोई ना तो वैकेंसीज़ है, ना जॉब्स हैं। अभी आप देख लीजिए अदर स्टेट्स में कितनी जॉब्स हैं। हुँ, नेशनल गेम्स के मेडल्स को हरियाणा में जूनियर कोचेस लगा दिया। सीधे जूनियर केस लगा दिया। अगर हमारे एमपी में कोई जॉब्स ही नहीं है। मेरे साथ जितने भी एथलीट्स थे, हम सभी एमपी को छोड़कर दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब ज़रूरी है। बिल्कुल। एक स्पोर्ट्स करने के लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हम हर चीज़ मायने कर सकते हैं, पैसे को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो ज़रूरी है। हुँ, हुँ, तो उस चीज़ के लिए एमपी में ये चीज़ है कि स्पोर्ट्समैन का कैरियर सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने तक ही सीमित कर दिया गया है। उनके पास कोई जॉब नहीं है, ना हुँ, खेल विभाग में, ना ही सिविल्स में, ना ही पुलिस में। तो मध्य प्रदेश सरकार से मेरा एक ही कहना है कि स्पोर्ट्समैन को स्पेशली जो अचीव कर रहे हैं, हुँ, उन्हें कहीं और जॉब ना देकर भी आप मतलब एज़ अ कोच भी प्रेफ़र कर सकते हैं। जूनियर कोच, सीनियर कोच इतनी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर वो मेडल दे रहे हैं तो एज़ अ उनके पास एक्सपीरियंस भी है। हुँ, अब एक खिलाड़ी है, अगर उन्हें मेडल दे दिया और उसके पास उसकी हाय मतलब इतनी कह सकते हैं कि उसके पास जॉब नहीं है, हुँ, तो वो और 1-2 साल कंटिन्यू गेम कर सकता है। उसके बाद उसकी मजबूरी हो जाएगी गेम छोड़ के और अपने परिवार को पालना। जी, बिल्कुल। तो उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास सपोर्ट नहीं है, तो उसको गेम छोड़ना उसकी मजबूरी हो जाएगी। वो नहीं चाहकर भी उसे छोड़ना पड़ेगा, हुँ, सिविल्स में जाना पड़ेगा। तो एक जॉब देना सरकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सरकार दे रही है। आप देख लीजिए राजस्थान पुलिस है, अगर आपका नेशनल में गोल्ड आता है तो डायरेक्ट आपको सब इंस्पेक्टर लगा रही है। हुँ, हरियाणा है, जूनियर कोच, सीनियर कोच लगा रही है। आप और भी स्टेट्स देख लीजिए जो मतलब स्पोर्ट्समैन के भविष्य को सिक्योर कर रही है। हुँ, हुँ, एटलीस्ट कि उन्हें ये तो है कि अगर कल को अगर उनका गेम छूटता है तो उनके पास कुछ बचता है। हुँ, लेकिन हमारे स्टेट में ऐसा है कि अभी अगर किसी एथलीट का गेम अगर एज़ अ इंजरी के चलते, सपोर्ट के चलते या किसी भी चीज़ के चलते अगर गेम खत्म होता है तो उसके हाँ, पास फैमिली में कुछ भी नहीं है। मतलब हुँ, उसके पास बैकअप कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल और वो एज़ अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सरकार को कराना चाहिए, बाकी सरकारें भी कर रही हैं। शिवानी आपने मुझे ये बात तो बताई कि अगला ओलंपिक अब आपका जो ध्येय है, जी। वो आपका अगला ओलंपिक है। इसके अलावा और शिवानी जो है वो और क्या और गेम्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र है? और रेसलिंग में आप और आगे क्या कुछ देख रही हैं? रेसलिंग में मैम अभी मेरा सबसे पहला टारगेट है वर्ल्ड चैंपियन बनना, जो हुँ, 2026 मतलब 25 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हुँ, मेरा पहला टारगेट है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, क्योंकि अभी तक एमपी मतलब इंडिया में हुँ, सिर्फ एक सुशील पहलवान जी हैं जिन्हों हुँ, का वर्ल्ड में मेडल है, और फीमेल्स में किसी का मतलब कोई गोल्ड नहीं है। तो हुँ, मेरा पहला टारगेट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। उसके बाद एशियन गेम्स में गोल्ड लेना। हुँ, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग इंक्लूडेड होती है तो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना। हुँ, और एक मेन टारगेट जो है वो मेरा लास वेगास हुँ, ओलंपिक 2028 हुँ। मैन है।
जी, बिल्कुल। तो 2028 के ओलंपिक का सपना अपनी आँखों में सजाए हुए शिवानी ने जो है हमें पूरी इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी। प्रदेश सरकार से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ सरकारों को करना चाहिए, जिससे कि शिवानी जैसे और भी स्पोर्ट्स पर्सन मध्य प्रदेश की माटी से निकले, ये भी उन्होंने बताया। और उस वक़्त जब ओलंपिक के लिए ट्रायल्स चल रहे थे, तब क्या कुछ घटा उनके साथ, वो भी उन्होंने बताया। और शिवानी हम पूरी उम्मीद करेंगे कि अगला जितनी भी चैंपियनशिप आपने अभी बताई है और ख़ास तौर पे जो लास वेगस में जो अगला ओलंपिक होने वाला है उसमें आप देश का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें और वो जो गोल्ड की कसक इस बार रह चुकी है वो अगले ओलंपिक्स में हमारे वो देश के लोग खुश रहें और हर जगह शिवानी का नाम जो है वो रहे गोल्ड मेडल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमपी तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जी, कैमरा पर्सन कोयल दास के साथ एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।